नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं जया सिन्हा। अगले एक घंटे में हम बात करेंगे देश की बड़ी खबरों की। 5 राज्यों में चुनाव से पहले प्रचार ने पकड़ ली है रफ्तार। तमाम दिग्गज इस वक्त हैं मैदान में। साथ ही बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप का अगला बड़ा बयान क्या कुछ होने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बिग न्यूज यानी कि इस वक्त की सुर्खियों के साथ। 5 राज्यों में चुनाव से पहले प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। पुडुचेरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, तो असम में अमित शाह और नितिन नवीन भरेंगे हुंकार। बंगाल में ममता की कई रैलियां। मालदा हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद एक्शन। हिंसा की जांच करेगी एनआईए। कालियाचक हिंसा के मास्टरमाइंड को पुलिस ने किया गिरफ्तार। विधानसभा चुनावों के पहले चुनाव आयोग की अनोखी पहल। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए छोटा भीम के साथ वोटिंग का संदेश। लोकप्रिय एनिमेटेड किरदार छोटा भीम का इस्तेमाल जागरूकता अभियान में करने का फैसला। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। एनसीईआरटी को मिला डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा। कैंपस खोलने और कोर्स चलाने की मंजूरी। और स्टील्थ युद्धपोत आईएनएस तारागिरी भारतीय नौसेना में शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विशाखापत्तनम में कमीशनिंग समारोह में पहुंचे। समंदर में भारतीय नौसेना को मिली अभेद्य दीवार। तो भारतीय नौसेना को मिली है अभेद्य दीवार। सीधे रुक करेंगे राजनाथ सिंह। इस वक्त लाइव तस्वीरें हमें मिल रही हैं। या मलक्का स्टेट लगातार इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस बनाए रखती है। जब भी कोई संकट आता है, चाहे वह इवैक्यूएशन ऑपरेशन हो या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रदान करना हो, हमारी नेवी हमेशा सबसे आगे रहती है। हमारी नेवी भारत के वैल्यूज और कमिटमेंट का मैं मानता हूं एक सिंबल है, उसका यह प्रतीक है। आईएनएस तारागिरी की कमीशनिंग हमारी नेवी की ताकत में, वैल्यूज में तथा कमिटमेंट में और वृद्धि होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, आज का सिक्योरिटी इन्वायरमेंट तेजी से बदल रहा है और आप सभी ये महसूस कर रहे होंगे कि मैरीटाइम डोमेन अब कितना यह महत्वपूर्ण हो गया है। ऐसे में अथाह समुद्र में अनेक सेंसिटिव पॉइंट्स भी हैं जहां हमारी नेवी ने गुड्स की स्मूथ सप्लाई को इंश्योर करने के लिए लगातार अपनी एक्टिव प्रेजेंस दर्ज कराई है। जब भी वहां तनाव की स्थिति होती है, इंडियन नेवी ने हमारे कमर्शियल शिप्स, ऑयल टैंकर्स की सिक्योरिटी इंश्योर की है। हमारी नौसेना ने यह सिद्ध किया है कि वह न केवल भारत के हितों की रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर दुनिया भर में अपने नागरिकों और व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित रखने के लिए हर कदम उठा सकती है। यह कैपेबिलिटी भारत को एक रेस्पॉन्सिबल मैरीटाइम पावर बनाती है। साथियों, हम सब जब जिस युग में रह रहे हैं, उसमें धरती सिर्फ सूरज, चांद यानी लाइट, हवा और पानी से नहीं बल्कि डाटा से भी चल रही है, इंटरनेट से भी चल रही है। हम एक तरह के डिजिटल युग में इस समय जी रहे हैं और आज के डिजिटल युग में समुद्र की एक और महत्वपूर्ण भूमिका है जिस पर आम लोगों का ध्यान कंपैरेटिवली कम जाता है, और वह भूमिका जुड़ी है अंडर सी इंटरनेट केबल्स से। दुनिया का अधिकांश डाटा इन्हीं केबल्स के माध्यम से एक देश से दूसरे देशों तक पहुंचता है। हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, डिफेंस कोऑर्डिनेशन और सब कुछ इन अंडर सी इंटरनेट केबल पर निर्भर करता है। यदि इन केबल को कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसका प्रभाव केवल एक देश तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित करता है। इसलिए हमें अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को
ट्रेडिशनल दृष्टिकोण से आगे बढ़कर एक कम्प्रिहेंसिव और फ्यूचर रेडी फ्रेमवर्क में देखना होगा। हमें केवल अपने तटों की सुरक्षा तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि उन क्रिटिकल सी लेन्स, चोक पॉइंट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी सुरक्षा इंश्योर करनी है जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट से जुड़े हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि इंडियन नेवी इन सुरक्षा कार्यों में प्रोएक्टिवली इंगेज्ड है। साथियों, सुरक्षा के प्रति हमारा यही दृष्टिकोण हमें भविष्य के चैलेंजेस के लिए तैयार करेगा और भारत को एक सशक्त मैरीटाइम पावर के रूप में स्थापित करेगा। ऐसे में जब भारत अपने यहाँ तारागिरी जैसे एडवांस शिप्स बनाता है और उन्हें डिप्लॉय करता है, तो यह पूरे रीजन के लिए पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की गारंटी होती है। साथियों, यदि मैं INS तारागिरी की बात करूं तो मुझे लगता है यह हम सब के लिए खास अचीवमेंट है। मैं मानता हूं मेजर अचीवमेंट। इस शिप के नाम में भी एक गहरा अर्थ छिपा हुआ है। यह नाम हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला से लिया गया है जो स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और विजिलेंस का प्रतीक है। जैसे पहाड़ अपनी जगह पर अडिग खड़े रहते हैं और चारों ओर नजर रखते हैं, वैसे ही यह वारशिप हमारे समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा करेगी। इसका क्रेस्ट भी इसी भावना को दर्शाता है। जहां यह केगल ऊंचाई से अपने क्षेत्र पर नजर रखता है, यह सिंबल अपने आप में सतर्कता और साहस, यह दोनों का ही प्रतीक है। साथियों, नौसेना की परंपरा में यह माना जाता है किसी जहाज का नाम अपने साथ एक लिगेसी लेकर आता है। पहले भी INS तारागिरी ने लंबे समय तक देश की सेवा की थी और उसने नेवल सेल्फ रिलायंस की नींव मजबूत की थी। आज उसी नाम को एक मॉडर्न स्टील्थ फ्रिगेट के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है और यह कंटिन्यूटी हमें यह दिखाती है कि हमने अपने अतीत से, हमने अपने पास्ट से सीखा है और उसी आधार पर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। INS तारागिरी एक जर्नी है जो पास्ट और फ्यूचर दोनों से जुड़ी है। साथियों, INS तारागिरी P-17 1 लाख की चौथी शिप है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है इसे हमारे अपने वारशिप डिजाइन ब्यूरो के इंजीनियर्स ने डिजाइन किया है और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने इसे तैयार किया है। मुझे देखकर बेहद संतोष होता है कि आज भारत वारशिप डिजाइन और डेवलपमेंट के क्षेत्र में एक मजबूत स्थान पर खड़ा है और यह बदलाव अचानक नहीं आया। वर्षों की मेहनत, लर्निंग प्रोसेस और लगातार इंप्रूवमेंट का ही परिणाम है। लगभग 7,000 टन वजन वाला यह शिप केवल आकार में ही बड़ा नहीं है, बल्कि अपनी कैपेबिलिटीज में भी उतना ही यह शक्तिशाली है। साथियों, यह तेज गति से चल सकता है और लंबे समय तक समुद्र में यह तैनात रह सकता है। इसमें ऐसे सिस्टम्स लगाए गए हैं जो दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने, खुद को सुरक्षित रखने और जरूरत पड़ने पर तुरंत उसका जवाब देने में मदद करते हैं। इसके साथ ही इसमें आधुनिक राडार, सोनार और मिसाइल सिस्टम जैसे ब्रह्मोस और सरफेस टू एयर मिसाइल लगाए गए हैं जो इसकी ताकत को और बढ़ाते हैं। साथ ही एक बात हम सभी जानते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म कितना ही एडवांस क्यों न हो, उसकी असली परीक्षा फील्ड में ही होती है। जैसे एक तलवार की असली पहचान उसकी धार से होती है, वैसे ही एक वारशिप की पहचान उसकी परफॉर्मेंस से होती है। INS तारागिरी को मल्टी रोल ऑपरेशंस के लिए तैयार किया गया है। हाई इंटेंसिटी कम्बैट से लेकर मैरीटाइम सिक्योरिटी, एंटी पायरेसी ऑपरेशन, कोस्टल सर्विलेंस और ह्यूमैनिटेरियन मिशंस तक यह हर रोल में फिट बैठता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी ही इसे एक यूनिक लेवल प्लेटफॉर्म बनाती है। देवियों और सज्जनों, और एक बात जो विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है वह यह है कि इस जहाज का लगभग 75% हिस्सा इंडिजिनस है। इसका मतलब यह है कि शिप बिल्डिंग में अब हम केवल कंज्यूमर नहीं हैं बल्कि प्रोड्यूसर बन चुके हैं। यह बदलाव
मैं मानता हूं बहुत बड़ा है। पहले हम डिफेंस इक्विपमेंट के लिए बाहर देखते थे, आज दुनिया हमारी ओर देख रही है। यही आत्मनिर्भर भारत की असली भावना है जो ग्राउंड लेवल पर दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर देखें तो INS तारागिरी केवल एक वारशिप नहीं है, बल्कि भारत की बढ़ती टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, आत्मनिर्भरता और मजबूत नौ सैनिक शक्ति का एक प्रतीक है। साथियों, अभी पिछले ही वर्ष इस श्रृंखला का पहला जहाज INS नीलगिरी नेवी में शामिल हुआ था और आज इतने कम समय में उस श्रृंखला का चौथा जहाज तैयार होकर हमारे सामने है। यह हमारे शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम की स्पीड और एफिशिएंसी को दिखाता है। जब हम ऐसे उदाहरण देखते हैं तो यह विश्वास और मजबूत होता है कि भारत अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। यह एक क्लियर सिग्नल है कि हम ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बना रहे हैं। यह एक स्पष्ट संकेत है कि रक्षा क्षेत्र में भारत की आभा संपूर्ण विश्व में फैल रही है। साथियों, हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को एक नेशनल मिशन के रूप में आगे बढ़ाया गया है और आज हम केवल अपनी जरूरतों को पूरा करने तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन में भी हम अपनी जगह बना रहे हैं। INS तारागिरी इसी सोच को सिंबलाइज करता है, जहां डिजाइन से लेकर डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट तक हर स्तर पर भारत की भागीदारी है। यह हमें पक्का विश्वास देता है कि हम अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपने फ्यूचर को भी खुद डिजाइन करने की क्षमता रखते हैं। पिछले एक दशक में देश ने एक बड़ा बदलाव महसूस किया है। सरकार ने नौजवानों और इंडस्ट्री के लिए ऐसा इकोसिस्टम तैयार करने की कोशिश की है जहां इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को लगातार बढ़ावा मिले। आज हम डिफेंस सेक्टर की बात जब करते हैं तो यह साफ दिखाई देता है कि आत्मनिर्भरता के अलावा हमारे पास अब कोई दूसरा विकल्प शेष नहीं बचा है। हमने अपनी सुरक्षा को केवल लैंड, सी और एयर तक ही सीमित नहीं रखना है, बल्कि स्पेस, साइबर स्पेस और इकोनॉमिक डोमेन तक भी मजबूत करना है। इसी सोच के साथ कई बड़े पॉलिसी डिसीजंस भी लिए गए हैं, जिसका असर आज ग्राउंड पर हमें देखने को मिल रहा है। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की भूमिका इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके लिए मैं जगमोहन जी, उनकी पूरी टीम को, वहाँ सारे कर्मियों को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ। दशकों से यह संस्थान देश के लिए एडवांस नेवल प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। स्किल्ड वर्कफोर्स, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी के प्रति कमिटमेंट ने इसे एक ट्रस्टेड नेम बना दिया है। वैसे भी भारत की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में हमारे DPSUs ने हमेशा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया है, सकारात्मक योगदान दिया है। हमारे पास 16 DPSUs हैं जो डिफेंस सेक्टर में हमारी सेल्फ रिलायंस के सेंटर हैं। मुझे देखकर बेहद खुशी होती है कि आज के इस टेक्नोलॉजिकल एरा में तो हमारी DPSUs अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन जब एक राष्ट्र के रूप में हम कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे, तब भी हमारे DPSUs ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया था और हमारी DPSUs ने हर दौर में यह प्रयास किया है कि भारत का डिफेंस सिस्टम और मजबूत हो। मैं इसके लिए सभी DPSUs और विशेषकर मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को भी बधाई देता हूँ। और देवियों और सज्जनों, आप सबको इस बात की भी जानकारी शायद हो गई होगी कि DPSUs ने और कुछ हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने मिलकर भारत में करिश्मा किया है। पहले आज के 13-14 वर्षों पहले जहां 1200-1300 करोड़ का हम डिफेंस आइटम्स का एक्सपोर्ट करते थे, आज पहली बार हम लोगों ने मोर देन 38,000 अप्रॉक्सीमेटली 39,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है। डिफेंस के मामले में इंडिपेंडेंस भारत की कैसे बढ़ती जा रही है, कैसे हम अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं, यह केवल भारत ही नहीं देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। अंत में मैं उन सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस अचीवमेंट को
संभव बनाया है। भारतीय नौसेना, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, हमारा इंजीनियर, साइंटिस्ट, देश भर के एमएसएमई और हर वह व्यक्ति जिसने इस जहाज के निर्माण में अपना योगदान दिया है, सभी इसकी सफलता के जिम्मेदार हैं। यह वार्षिक हमारे नेशनल प्राइड, कलेक्टिव कमिटमेंट का यह प्रतीक है। जब यह जहाज समुद्र की लहरों को झेलते हुए आगे बढ़ेगा, ये पूरी दुनिया को यह संदेश देगा कि भारत की ताकत भारत के लोगों में है, उनकी मेहनत में है, उनकी क्षमता में है और उनके अटूट संकल्प में। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को INS तारागिरी की कमीशनिंग की हार्दिक बधाई देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत माननीय रक्षा मंत्री महोदय, बेहद अहम कमीशनिंग समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन, जिसमें घातक स्टील्थ टेक्नोलॉजी से निर्मित अभेद्य ताकत तारागिरी कमीशनिंग समारोह में यहां पर हम सुन रहे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को। एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के लिए, जब समंदर में भारतीय नौसेना को मिली है ये अभेद्य दीवार, ये ताकत जो भारत के डिफेंस सेक्टर में बढ़ती मौजूदगी का एक बहुत बड़ा उदाहरण यहां पर पेश करती है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये भारत के लिए। यहां पर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, रक्षा मंत्री ने कहा कि कैसा रक्षा निर्यात को राष्ट्रीय मिशन के रूप में आगे बढ़ाया गया। इसलिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान आलोक बंसल जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आलोक जी मिड डे प्राइम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला यही सवाल, कितनी बड़ी ये उपलब्धि, पूरी तरह से भारत में ये निर्मित है और जिस घातक टेक्नोलॉजी से निर्मित किया गया है ये युद्धपोत तारागिरी, इस लिहाज से मौजूदा वैश्विक हालातों में एक बड़ी उपलब्धि भारत के सामने आई है। लेकिन सबसे पहले भारत के रक्षा क्षेत्र की हम बात करें तो कितना ऐतिहासिक पल इसको आप मानते हैं? देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण पल है। चौथा जहाज है प्रोजेक्ट 17 अल्फा का, जिसको कि कमीशन किया गया है आज रक्षा मंत्री के द्वारा। और भारत कई दशकों से देश में जहाज निर्माण कर रहा है। भारतीय नौसेना स्वदेशीकरण के क्षेत्र में अग्रणी रही है। लेकिन इस जहाज की महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसके अंदर जो अधिकतर वेपन सिस्टम्स हैं, जो सेंसर्स हैं, वो भी भारत के बने हुए हैं। चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात करें तो अजंता सूट है इसके अंदर। अगर आप सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स की बात करें तो इसमें ब्रह्मोस हैं। और इसके अंदर अगर आप देखें तो टॉर्पीडो के रूप में वरुणास्त्र हैं। मतलब अधिकतर जो इसके अंदर जो वेपन सिस्टम्स हैं, सेंसर्स हैं, वो भारतीय हैं। यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर्स भी इसके अंदर 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स हैं। तो ये भारतीय स्वदेशीकरण और स्वदेश में निर्माण की एक सबसे बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। और एक चलता फिरता, जिसे कह सकते हैं आप, एक एडवर्टाइजमेंट है भारत के की तकनीकी क्षमता का। और जैसा कि रक्षा मंत्री ने भी कहा कि भारत एक जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा आयातक होता था रक्षा क्षेत्र में, और आज वो एक निर्यातक बन चुका है। और इसके लिए रक्षा हमारे जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, जो सार्वजनिक क्रम की वो हैं, DPSUs हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल आलोक जी, जिस तरह से आपने कहा कि ये चौथा जहाज है इस श्रृंखला का जिसे इस वक्त कमीशन किया गया है। नीलगिरी की कमीशनिंग देखिए और उसके बाद बहुत ही कम समय में तारागिरी की हम कमीशनिंग देख रहे हैं। और ये जो उपलब्धि हमने हासिल की है भारत ने, और ये जो लगातार हम दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश कर रहे हैं, ये आसान नहीं था और ये बहुत ही इतनी जल्दी नहीं हुआ है। पिछले करीबन हम कह सकते हैं 1 दशक की मेहनत, एक विजन यहाँ पर साफ तौर पर नजर आता है। जिस तरह से डिफेंस सेक्टर पर खासतौर पर काम किया गया, रणनीति बनाई गई कि कैसे इसको और मजबूत करना है। स्टार्टअप्स की बात करें, नवाचार की बात करें, इसको ओपन करने की बात करें, किस तरह से वो देखते हैं कि जमीनी स्तर पर एक बड़ा बदलाव यहां पर लेकर आए हैं हमारे रक्षा क्षेत्र के लिए? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि रक्षा क्षेत्र में तरक्की हो रही है। जब प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया का नारा दिया था तो उनका जो मुख्य फोकस था वो रक्षा क्षेत्र था, जहां हम दुनिया के सबसे बड़े आयातक थे। हम चाहते थे कि हम उसका निर्माण करें देश में और एक निर्यातक बने। और अब आप देखिए किस गति के साथ देश के अंदर नए पोतों का, नई प्रणालियों का इंडक्शन हो रहा है। और नौसेना इस क्षेत्र में थोड़ी अग्रणी रही है। जैसा कि अभी रक्षा मंत्री ने भी कहा कि इसका जो डिजाइन है वो भी नौसेना के ही डिजाइन ब्यूरो के अंदर बना है। तो नौसेना एकमात्र मेरे ख्याल से ऐसी फौज है जिसके अंदर अपना खुद का डिजाइन ब्यूरो है।
तो जहाज का डिजाइन अपने यहाँ बना, फिर उसका निर्माण अपने यहाँ हुआ, और इस कारण उसमें जो भी परिवर्तन करने हो वो भी हम अपने आप ही कर पाते हैं। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, और इसके कारण हम देख रहे हैं कि हम पोत निर्माण के क्षेत्र में आगे से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आलोक जी, आज जिसका आपने जिक्र किया, आज और रक्षा मंत्री ने कहा कि अब हम कंज्यूमर्स नहीं प्रोड्यूसर्स बन चुके हैं। किस तरह से देखते हैं आज जो वैश्विक स्थिति है, जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, जो अनसर्टेनिटी है, ऐसे में किसी भी देश के लिए अपनी सीमाओं की सुरक्षा इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और ऐसे में जब भारतीय नौसेना में तारागिरी का कमीशनिंग होती है, या जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं, हम अपने रक्षा क्षेत्र को और भी मजबूती प्रदान कर रहे हैं, उस लिहाज से कैसे हम फ्यूचर रेडी नजर आते हैं भारत की रणनीति की अगर हम बात करें? देखिए, आज के जो मौजूदा हाल हैं, आप सब देख रहे हैं क्या हो रहा है। आज वैश्विक अर्थव्यवस्था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ब्लॉकेज के कारण पूरी तरह से होस्टेज बन चुकी है। लेकिन भारतीय नौसेना अपने जो पोत हैं, भारतीय मर्चेंट मरीन हैं, जो भारत के लिए ऊर्जा का सामान ला रहे हैं, उनकी निगरानी कर रही है, उनको एस्कॉर्ट कर रही है, और हॉर्मुज से लेकर अरब सागर के अंदर जहां जहां जा रहे हैं वो उनको एस्कॉर्ट कर रही हैं। और आज इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जहां तक सवाल हिंद महासागर क्षेत्र की नौसेनाओं का है, भारतीय नौसेना उसमें अग्रणी है। और इसके अग्रणी होने के पीछे इस तरीके के स्वदेशी निर्मित पोतों, पनडुब्बियों का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो भारत ने जो ये स्वावलंबन और स्वदेशीकरण की जो नीति अपनाई, इसका एक बहुत बड़ा फल है कि जब दुनिया में प्रतिबंध लगते हैं, या जब दुनिया में व्यापार पे किसी तरीके का संकट आता है, जैसे भी हॉर्मुज का संकट है, उससे हमारे स्वदेशी निर्माण कार्यों में कोई भी रुकावट नहीं आती। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और इसी के लिए हमारे जो देश के नेतृत्व है उसने हमेशा मेक इन इंडिया और स्वदेशीकरण का नारा दिया है। बिल्कुल, जिस तरह से हमने आत्मनिर्भर भारत के सपने को और मजबूती प्रदान की है इस वक्त, इस अनिश्चितता के दौर में, आपको लगता है कि यही जो बीते दशक की तैयारी थी, जो विजन था, जिसके चलते आज अपेक्षाकृत भारत और भी बेहतर स्थिति में नजर आ रहा है बाकी देशों के मुकाबले? इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो भी विदेशी आयात के ऊपर निर्भर हैं, वो लोग अब बुरी तरह फंस चुके हैं अपने व्यापारों के संकट में। उनकी कई बार पूर्तियां नहीं होती, या पहले अगर आप देखें, आज से 30-40 साल पहले 80 के दशक में एक ऐसा दौर आया था जब हमारे ऊपर प्रतिबंध लगे थे, 90 के दशक में हमारे ऊपर प्रतिबंध लगे, और उसके बाद कई ऐसे समय हुए जब हमारे कई युद्धपोत जो हैं ऑपरेशनल नहीं थे, क्योंकि उनके कोई वाइटल कंपोनेंट्स जो हमें बाहर से आने थे वो हमको नहीं मिल रहे थे। तो ऐसी समस्याएं हुई हैं, और हम लोगों ने इससे सीख ली है। और आज हमारी जो रक्षा क्षेत्र है, जैसा कि रक्षा मंत्री ने कहा, आज हम सिर्फ आयातक नहीं बन गए हैं बल्कि एक प्रोड्यूसर बन गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भाई हम सिर्फ दूसरों से खरीद कर अपनी नौसेना तैयार नहीं कर रहे, हम स्वनिर्माण के द्वारा अपनी नौसेना का निर्माण कर रहे हैं। और ये एक ऐसी नौसेना का जो हिंद महासागर क्षेत्र में जितने भी इस क्षेत्र के राष्ट्र हैं उसमें सबसे नंबर 1 है, अग्रणी है। और ये जो भारत की जो छलांग है वो सिर्फ रक्षा क्षेत्र तक नहीं है, रक्षा मंत्री ने भी इसका जिक्र किया कि आज ये जो छलांग, ये जो उपलब्धि है, ये बाकी क्षेत्रों तक भी चली गई है। आज इसरो की बात करें तो वो बाकी देशों के सैटेलाइट्स को पूरी दुनिया में छोड़ रहा है। स्पेस की बात करें, साइबर स्पेस की बात करें, किस तरह से देखते हैं कि आज भारत आत्मनिर्भर भारत के इस पहचान के साथ और मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, और जिस तरह से हमारे युवाओं को प्रोत्साहन मिल रहा है, कैसे आप देखते हैं 21वीं सदी का भारत, ये नया भारत कैसे आगे बढ़ता नजर आ रहा है? साफ तौर पर हम तस्वीरों में जिस तरह से आज देख रहे हैं। देखिए, भारत प्रगति कर रहा है और रक्षा क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। उसके जो योगदान है वो अन्य क्षेत्रों में भी है। आप दुनिया में देखेंगे, पुराने जमाने में सोवियत संघ की जो भी तरक्की हुई थी वो रक्षा क्षेत्र में जो उन्होंने इजाद की चीजें, तकनीक, वो बाहर गई। और हमारे यहाँ भी ऐसे ही देखा। हमारे यहाँ जो रॉकेट इसरो का जो योगदान है वो उल्लेखनीय है। हम इसरो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत दुनिया के अग्रणी राष्ट्रों में से है, और आज हम सबसे कीमत में
प्रक्षेपण कर सकते हैं सैटेलाइट्स का, ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो हमने तकनीक यहाँ हासिल की उनका आगे चल के कुछ का रक्षा क्षेत्र में और अन्य सिविलियन क्षेत्रों में भी योगदान हुआ। तो भारत में जो तरक्की है वो तकनीकी क्षेत्र में हो रही है। जो नई नई तकनीकें आ रही हैं हम उनको ग्रहण कर रहे हैं और उनका समावेश कर कर जो हमारी उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ा रहे हैं और नई तकनीकों को विकसित कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसमें रक्षा क्षेत्र में भी हो रहा है और अन्य क्षेत्रों में भी हो रहा है। और सब भारत की जो तरक्की है, भारत की जो विकास की दर है वो हम देख ही रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक बंसल, निदेशक इंडिया फाउंडेशन, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही। तो यहाँ पर समंदर में भारत ने उतारा है एक अभेद्य दीवार और दुश्मनों की नींद उड़ाने के लिए तैयार है तारागिरी, जिसकी कमीशनिंग अभी हुई है भारतीय नौसेना में। और हमने सुना प्रधान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये संबोधन। इस वक्त जिस तरह का वॉरफेयर चल रहा है, जो ड्रोन वॉरफेयर चल रहा है, हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है तारागिरी। फिलहाल रुकेंगे मिड डे प्राइम में एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जब हमने वर्ल्ड कप जीता तो सिर्फ हमारी टीम नहीं जीती, पूरा देश जीत गया। उस पल हर खिलाड़ी और हर देशवासी गर्व महसूस कर रहा था। लेकिन ये जीत अचानक नहीं आई। वर्ल्ड कप के दौरान कोच और हमारा सपोर्ट स्टाफ हर टीम के आंकड़े और स्टैट्स इकट्ठा करते थे। इन्हीं आंकड़ों से हम रणनीति बनाते थे और फिर मैदान पर उतरकर उसे सच कर दिखाते थे। ठीक इसी तरह देश में जनगणना 2027 शुरू होने वाली है। जब एन्यूमरेटर आपके घर आए, उनका स्वागत करें। वो आपसे पूछेंगे कुछ सवाल, आपके जवाबों से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े। फिर इन्हीं आंकड़ों के आधार पर देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं, ताकि हर जन तक पहुंचे प्रगति और विकास। इसीलिए जब एन्यूमरेटर आपके घर आए तो उन्हें सही और सटीक जानकारी जरूर दीजिए, क्योंकि जैसे सही रणनीति से मैच जीता जाता है, वैसे ही सही आंकड़ों से देश आगे बढ़ता है। हमारी जनगणना, हमारा विकास। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। और आइए अब देखते हैं खबरें चुनावी राज्यों से। चुनावी रण में आज बड़ा सियासी जमावाड़ा देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुडुचेरी में मेगा रोड शो करने जा रहे हैं, जिसका मकसद आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के पक्ष में माहौल बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम करीब 4 बजे चेन्नई से पुडुचेरी पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से शहर तक उनका काफिला जाएगा और फिर करीब 2 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला जाएगा। ये रोड शो अजंता सिग्नल से शुरू होकर ओडियन सलाई के अन्ना स्क्वायर तक जाएगा। रास्ते में बड़ी संख्या में समर्थकों के जुटने की संभावना है। प्रधानमंत्री इस रोड शो के जरिए एनडीए के उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाएंगे। पुडुचेरी में एनडीए गठबंधन में भाजपा, एआईएनआरसी, एआईएडीएमके और एलजेके शामिल है। तो तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में हैं और एक बड़ा जमावड़ा यहां पर लग रहा है, जब पुडुचेरी में पीएम मोदी एक रोड शो करने जा रहे हैं। एनडीए गठबंधन के तहत एनआरसी, बीजेपी चुनावी मैदान में है और अपने सहयोगी और भाजपा के उम्मीदवारों के लिए यहां पर जनता के बीच प्रचार करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी। 16 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है एनआरसी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि संसद ने जन विश्वास संशोधन प्रावधान विधेयक 2026 को पारित कर दिया है, जिसे जीवन की सुगमता और व्यापार करने की सुगमता की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुशी जताते हुए कहा कि जीवन की सुगमता और व्यापार करने की सुगमता को एक बड़ा बढ़ावा। ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि संसद ने जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक एक ऐसे विश्वास आधारित ढांचे को सुदृढ़ करता है जो हमारे नागरिकों को सशक्त बनाता है। ये उन नियमों और विनियमों की समाप्ति का प्रतीक है जो अब अप्रचलित हो चुके हैं। साथ ही ये मामलों के त्वरित निपटारे को सुनिश्चित करता है और अपराध मुक्तिकरण के माध्यम से मुकदमों के बोझ को कम करता है। एक और उल्लेखनीय बात यह है कि इस विधेयक का मसौदा तैयार करने में जिस परामर्श आधारित
आधारित दृष्टिकोण को अपनाया गया, उन सभी लोगों को मेरी बधाई जिन्होंने इस विधेयक का मसौदा तैयार करने में अपने सुझाव दिए और संसद में इसका समर्थन किया। तो जन विश्वास विधेयक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये प्रतिक्रिया यहां पर दी है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जन विश्वास बिल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि एक ही कानून के माध्यम से 79 अलग अलग अधिनियमों में से 1000 प्रावधानों को अपराध मुक्त किया गया है, इन्हें सरल बनाया गया है। इस बदलाव के माध्यम से आम आदमी, MSME, उद्यमियों, स्टार्टअप और व्यवसायों के लिए कानून को सरल बनाया गया है। History being created have 1000 provisions of the law covering a span of 79 different acts of parliament at one stroke, with one single law being decriminalized, simplified and made less burdensome for the common man, for MSMEs, for entrepreneurs, for startups and businesses. It was a significant milestone in our journey towards Viksit Bharat 2047. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि छोटे अपराधों के लिए जहां समाज को कोई नुकसान नहीं हुआ है, जो इतने गंभीर नहीं है कि व्यक्ति को अदालत में ले जाया जाए, हमें ऐसे लोगों को एक मौका देना चाहिए। ये मौका चेतावनी के माध्यम से या सुधार नोटिस के माध्यम से दिया जाएगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का आम आदमी पर भरोसे को दर्शाता है। We believe very strongly that for minor offences where there is no harm caused to society, for minor offences which are not significant enough to take the person to a court of law, there is no deliberate attempt to break the law, we must give the person a chance, either through a warning or through an improvement notice, which can be escalated if he becomes a repeated offender. It demonstrates the trust Prime Minister Narendra Modi and his government have on the common man. अमित शाह आज 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सबसे पहले अमित शाह गोलकगंज विधानसभा के रतियादाहा में चुनावी हुंकार भरेंगे। उसके बाद दूधनोई विधानसभा के गोलपारा में जनसभा करेंगे और बाद में पलासबाड़ी विधानसभा के छायगांव में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। तो असम दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लगातार कई सभाएं करेंगे और जनता से संवाद करेंगे। और आइए सीधे रुख करते हैं गोलपाड़ा का, जहां अमित शाह इस वक्त एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। प्रचंड बहुमत से जिताने का काम आप लोगों को करना है। मैं जब बैठे दोनों बैठे, आप जब मैं यहां आया हूं तब सबसे पहले मां कामाख्या को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं गोवालपारा किसान श्री सूर्य पहाड़ टुकेश्वरी मंदिर, जयभूम कामाख्या मंदिर, नंदेश्वर पीठ और अगाध आस्था की मालकिन मां वनवासी मां को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, इतने सारे राभा समाज के लोग यहां पर है। मैं पूरे भारत में जिनको कला गुरु के नाम से जाना जाता है, विष्णु प्रसाद राभा, कला गुरु विष्णु प्रसाद राभा जी को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। प्रतिमा बरुआ पांडे, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। महान स्वतंत्रता सेनानी सर्वेश्वर राभा, उमाचरण राभा, लुद्रो मोहन राभा और पद्मश्री जिनको
मोदी जी ने दिया, बीरूबाला रांबा जी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मोबाइल लाओ। भाइयों बहनों, ये मिनी आसाम है, जनजातियों का प्रदेश है। यहां राभा, बोडो, हाजोंग, बनाई, कोच और चाय बागान के मेरे श्रमिकों से बना हुआ प्रदेश है। ये सभी लोगों को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये कांग्रेस पार्टी ने आज आकर यहां चुनाव लड़ने आते हैं, कभी जनजातियों के कल्याण की बात नहीं करी। 75 साल हो गए थे, मगर कभी कोई भी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति उन्होंने नहीं बनाया। केवल मोदी जी ने हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू जी को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने आदिवासी समाज के कल्याण का बजट कांग्रेस के जमानों से, आजादी से 2013 तक आदिवासी समाज के विकास का बजट 25,000 करोड़ था। कितना था भाई? जोर से बोलो दीदी लोग, जोर से बोलो, कितना था? जोर से बोलो, कितना? 25,000 करोड़। मोदी जी ने इसको बढ़ाकर 1,38,000 करोड़ करने का काम हुआ। और देश भर के आदिवासी समाज को, जनजातियों को उनकी कला, उनकी संस्कृति, उनका खान पान, उनकी वेशभूषा, उनका संगीत, उनके नृत्य को मोदी जी ने विश्व भर में बढ़ाने का काम किया है। ये दुधनोई नदी जो है ना, इसको दूध की नदी कहते थे, इसलिए दुधनोई नाम पड़ा है। ये दीदी लोग ताली बजाते हैं, मगर डेयरी है एक भी? है क्या? आप मेरी बात समझो, ये दोनों लोगों को चुनकर भेज दो। आसाम के हर जिले में एक बहुत बड़ी डेयरी और हर ट्राइब के घर में एक गाय और एक भैंस देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो इस वक्त असम में विधानसभा चुनावों को लेकर प्रचार जोरों पर है और हम देख रहे थे, सुन रहे थे गृह मंत्री अमित शाह को कि किस तरह से भाजपा ने जनजातीय समाज को मुख्य धारा में लाने में और उनके विकास में कितने अहम कदम उठाए हैं। बढ़ते हैं आगे खबरों में। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले की जांच एनआईए को सौंप दी है। एनआईए की टीम आज पश्चिम बंगाल पहुंचेगी। इससे पहले कल सर्वोच्च न्यायालय ने मालदा जिले में एसआईआर प्रक्रिया में लगे 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने के मामले का संज्ञान लिया था। कोर्ट ने इसे निंदनीय बताते हुए राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी, जिला अधिकारी और एसएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया और 6 अप्रैल को अगली सुनवाई में ऑनलाइन मौजूद रहने का निर्देश दिया। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ने मालदा घटना के बाद राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर नाराजगी व्यक्त की है। आयोग के सूत्रों के अनुसार उन्होंने कल एक आपातकालीन वर्चुअल बैठक में राज्य के शीर्ष प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की कड़ी चेतावनी दी। कई घंटों तक चली इस बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कोलकाता पुलिस आयुक्त, साथ ही सभी जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। उन्होंने मालदा के जिला
जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक की भूमिका पर भी सवाल उठाया और इस बात पर गहरी नाराजगी व्यक्त की कि घंटों तक कोई भी वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। इस बीच नगर विकास विभाग के सचिव गुलाम अंसारी को मालदा डिवीजन का कमिश्नर नियुक्त किया गया है। आयोग ने न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया है। तो एनआईए करेगी मालदा मामले की जांच। पश्चिम बंगाल के मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने और हिंसा भड़काने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड मोफा केरूल इस्लाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के अनुसार ये गिरफ्तारी उस समय हुई जब इस्लाम बागडोगरा एयरपोर्ट से राज्य छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था। सूत्रों के अनुसार मोफा केरूल इस्लाम के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलने के बाद से ही उसकी तलाश जारी थी। वहीं उत्तरी बंगाल के एडीजी के जयरामन ने कहा कि कालियाचक कांड में अब तक 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अशांति की घटना में कुल 19 मामले दर्ज किए गए हैं। तो कालियाचक कांड में अब तक 35 लोगों की गिरफ्तारी और लगातार पुलिस का एक्शन भी यहां पर So far we have registered 19 cases throughout the Malda district, and we have arrested 33, and 2 have been detained. We will arrest them also. So he will be taken in other cases also. As of now 3 cases वो FIR named আছে, so we have we will arrest them. और यहाँ पर अमित मालवीय ने एक वीडियो शेयर किया और उस वीडियो में टीएमसी मंत्री भी मौजूद हैं। अधिकारियों के घेराव से पहले का ये वीडियो है। प्रदर्शनकारियों के बीच सबीना यास्मीन दिख रहे हैं। अमित मालवीय ने सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग से सख्त कार्रवाई की अपील की है। मालदा हिंसा मामले में पश्चिम बंगाल सरकार की सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई आलोचना पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राज्य ममता सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके 15 साल के शासन में केवल ध्रुवीकरण की राजनीति हुई है। ममता सरकार ने ना तो गरीबों के मुद्दे उठाए, ना बेरोजगारी की बात की और ना ही राज्य में बढ़ती हिंसा और दुष्कर्म जैसे गंभीर मामलों पर कोई ठोस कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से ममता बनर्जी को सीख लेनी चाहिए। ममता बनर्जी 15 साल के अपने शासन काल में केवल ध्रुवीकरण की राजनीति की है और जनता के सामने न गरीबी की बात करती, न बेरोजगारी की बात करती, न हिंसा की बात करती, न दुष्कर्म पर हुए सवाल पर बात करती, और तो और जो सबसे बड़ा कांड हुआ वहां शिक्षकों की बहाली पर नहीं बात करती। मैं बार बार कहता हूं, 7th पे कमीशन कर्मचारियों के लिए लागू नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, मैं सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करूंगा कि ममता बनर्जी के रहते वहां निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। और साथ ही असम चुनाव को लेकर असुद्दीन ओवैसी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर उस समय सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया गया होता तो आज ना असुद्दीन ओवैसी होते और ना ही गजवा ए हिंद जैसी बातें सुनने को मिलती। आगे कहा कि आज का युवा जाग चुका है और अब कोई भी अगर औरंगजेब बनने की कोशिश करेगा तो उसे हमारे महान वीरों की प्रेरणा का सामना करना पड़ेगा, जैसे शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप ने अपने संघर्षों से देश की रक्षा की थी। दुर्भाग्य इस देश का ओवैसी जी रहा कि आज भी जिन्ना भारत में आपके रूप में है। ओवैसी चाहते हैं कि भारत में गजवाए हिंद हो। हमारे पूर्वजों से भूल हुई कि अगर बंटवारे के समय सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया गया होता तो आज न ओवैसी पैदा लेता न गजवाए हिंद की बात करती। लेकिन भूले नहीं, देश का नौजवान जग चुका है। अब कोई भी औरंगजेब पैदा लेना चाहेगा
तो शिवाजी महाराज भी, महाराणा प्रताप भी साथ में दिखाई दे। और निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR की 8वीं पूरक सूची जारी की है और कहा कि उसने विचाराधीन लगभग 52 लाख मामलों का निपटारा कर दिया है। आयोग ने आशा जताई कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार अगले 4 दिनों के भीतर ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि CEO के कार्यालय ने अब तक मतदाता सूची से लगभग 35 से 40% नाम हटा दिए हैं। उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार शाम तक विचाराधीन लगभग 52 लाख मामलों का सत्यापन पूरा हो चुका है। बाकी के 8 लाख आवेदकों पर जारी काम अगले 4 दिन के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने इस बात का विश्वास जताया कि संपूर्ण निर्णय प्रक्रिया 7 अप्रैल तक पूरी हो जाएगी। मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद 60 लाख से अधिक नामों की जांच की जा रही थी। फिलहाल जिनके नाम पूरक सूची में नहीं है उन्हें अब समाधान के लिए न्यायाधिकरणों का रुख करना होगा। हालांकि न्यायाधिकरणों के कार्य शुरू होने की तारीख को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। और आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने वोटरों को जागरूक करने और चुनाव में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए लोकप्रिय एनिमेटेड किरदार छोटे भीम का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। ये पहल जो है वो चुनाव आयोग के उन लगातार प्रयासों का हिस्सा है जिनका मकसद चुनावी प्रक्रिया को ज्यादा समावेशी, दिलचस्प और सुलभ बनाना है। खासतौर पर राज्य के युवा और पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं के लिए पश्चिम बंगाल में इस अभियान का नारा है चुनाव का पर्व, पश्चिम बंगाल का गर्व, जिसका मकसद जनता को जागरूक करना और उन्हें बड़ी संख्या में बाहर निकलकर वोट डालने के लिए प्रोत्साहित करना है। आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए मतदान 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को होगा। वोटों की गिनती और नतीजों की घोषणा 4 मई को होगी। ग्रीन गोल्ड एनिमेशन के संस्थापक और CEO राजीव चिलाका ने कहा कि हमें गर्व है कि चुनाव आयोग ने हमारे लोकप्रिय किरदार का इस्तेमाल अपने जागरूकता अभियान में किया है। Chota Bheem has been popular not just in India but across the globe, and over a period of time we have Bheem has his presence in in merchandise, in toys, in comics, in games, in TV programs, in theatrical films, etc. And I think it's time it is a time for us to give back to the society, and as part of our giving back to the society, we are tied up with Election Commission of India to promote for the upcoming elections which are being conducted in West Bengal, Assam, Tamil Nadu, Puducherry, and so wherever else it is going to happen. So we are using Bheem as a mascot to create awareness. मेरी खामोशी को हार मत समझ लेना, ये सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि राघव चड्ढा का सीधा संदेश है अपनी ही पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी जो कभी पारदर्शिता और आंतरिक लोकतंत्र की बात करती थी, अब उसी पार्टी के अंदर आवाज दबाने के आरोप गूंज रहे हैं। राज्यसभा में उपनेता पद से हटाए जाने के बाद राघव चड्ढा ने एक खुलकर सवाल उठाया है, क्या जनता के मुद्दे उठाना गुनाह है? दरअसल आम आदमी पार्टी ने चड्ढा को हटाकर अशोक मित्तल को नई जिम्मेदारी दे दी है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सूत्र बताते हैं कि पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को लिखकर यह भी कह दिया है कि राघव चड्ढा को पार्टी कोटे से बोलने का समय न दिया जाए। यानी सवाल अब और बड़ा हो गया है। क्या आप में अब असहमति के लिए कोई जगह नहीं बची? क्या अपनी ही पार्टी में सवाल उठाना सजा बन गया है? आप भी सुनिए क्या कह रहे हैं राघव चड्ढा। जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है।
आपसे किस किस का छूटा साथ, आइए जरा देखते हैं। अगर हम बात करें तो कपिल मिश्रा, कुमार विश्वास, आशीष खेतान, आशुतोष, शांति भूषण, प्रशांत भूषण, ये तमाम ऐसे नाम हैं जिन्होंने शुरुआत तो आपसे की और काफ़ी उसके घनिष्ठ सहयोगी भी रहे, लेकिन धीरे धीरे फिर उनका साथ आपसे छूटता चला गया। और इसमें रिपोर्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, वकील हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो शामिल हैं। शांति भूषण की बात करें, प्रशांत भूषण की बात करें आशुतोष की, बात करें योगेंद्र यादव की, बात करें कपिल मिश्रा की, बात करें आनंद कुमार की, अंजलि दमनिया की, मयंक गांधी की, किरण बेदी की, शाजिया इल्मी की, विनोद कुमार बिन्नी की। तमाम ऐसे नाम हैं जिन्होंने आपका दामन थामा, लेकिन फिर क्या हुआ ऐसा कि ये सब धीरे धीरे एक एक करके आपको छोड़ते चले गए। अंदरूनी बगावत की बू और उसकी चिंगारी एक बार फिर भड़कती भी नजर आ रही है, साफ तौर पर आम आदमी पार्टी में। और आइए बात करते हैं ट्रंप के आखिरी अल्टीमेटम की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी सेना ने अभी तक ईरान में जो बचा है उसे नष्ट करना शुरू नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अब उनका अगला निशाना ईरान के पुल और ऊर्जा बुनियादी ढांचे होंगे। इससे पहले उन्होंने कहा था कि ईरान का सबसे ऊंचा पुल नष्ट कर दिया गया है। ट्रंप ने यह भी बताया कि पिछले 1 महीने में ईरान के अधिकांश प्रमुख सैन्य ठिकानों को पहले ही नुकसान पहुंच चुका है या नष्ट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ईरान के नए शासन के नेतृत्व को पता है कि क्या करना है और इसे जल्दी करना होगा। यह बयान ट्रंप ने तेहरान को वॉशिंगटन के साथ एक समझौता करने का आह्वान करते हुए दिया जो युद्ध विराम की ओर ले जाएगा। तो एक बार फिर यहां पर ट्रंप की चेतावनी। पश्चिम एशिया संघर्ष जिसका 35वें दिन अब आ चुका है और लगातार पलटवार का दौर जारी है। ट्रंप की ईरान को एक बार फिर यहां पर चेतावनी है। ईरान के बुनियादी ढांचे को खत्म करने की चेतावनी, यहां पर धमकी दी है कि अब वो नागरिक और औद्योगिक बुनियादी ढांचों पर हमले अपने जारी रखेगा। तो वहीं अगर बात करें सऊदी अरब की, तो ईरान के 7 ड्रोन यहां पर नष्ट किए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ईरान लगातार जो अमेरिकी बेस है उस पूरे इलाके में उसको निशाना बना रहा है। ऐसे में सऊदी अरेबिया ने कहा है कि सऊदी अरब ने कहा है कि ईरान के 7 ड्रोन उसने नष्ट कर दिए हैं। आज सुबह कुवैत पर फिर हवाई हमला हुआ है। मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर ड्रोन हमला हुआ है। कुवैत की अगर बात करें तो रात भर कई मिसाइलों और ड्रोनों को उसने रोका है। इराक के एरबिल शहर में भी 2 ड्रोन गिरे हैं। लगातार ईरान की तरफ से भी पलटवार जारी है। इसी के चलते कुवैत, बहरीन, सब जगह हम देख रहे हैं मिसाइलें दागी जा रही हैं। और यूएन ने, गुटरेस ने यहां पर संघर्ष रोकने का एक बार फिर संदेश किया है, एक बार फिर अपील की है कि इस संघर्ष को रोका जाए जिसका 35वां दिन इस वक्त चल रहा है, यानी कि 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। अमेरिका, इजराइल और ईरान से पीछे हटने की अपील की है और इन तमाम विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाना चाहिए, एक बार फिर ये संदेश यहां पर दिया है। लेकिन शायद ये तमाम संदेश और अपील अभी तक बेअसर हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का सीधा असर अब पाकिस्तान की आम जनता पर दिखने लगा है। तेल की कीमतों में भारी उछाल ने हालात बिगाड़ दिए हैं। पाकिस्तान सरकार ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। डीजल की कीमत करीब 55% बढ़कर 520 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गई है। वहीं पेट्रोल 42% महंगा होकर 458 रुपए प्रति लीटर के करीब हो गया है। महज 1 महीने में ये दूसरी बड़ी बढ़ोतरी है। ये वृद्धि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक तेल कीमतों में हो रही वृद्धि के बीच की गई है। डीजल की कीमत में 54.9% का इजाफा और इसे 520.3535 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर पर और पेट्रोल की कीमत में 42.7% का इजाफा कर दिया गया है और अब पेट्रोल की कीमत 458 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर हो गई है। 460 रुपए का पेट्रोल डलवाएंगे तो अपने घर में खाना क्या खिलाएंगे अपने बच्चों को, अपना घर कैसे चलाएंगे, वो अपने माहाना खर्चे कैसे निकालेंगे। और अगर वो रेंट पे रह रहा है तो घर का किराया कैसे देगा। तो ये एक जुल्म है अवाम के साथ। अवाम को जिस तरह लूटा जा रहा है, हुकूमत को चाहिए था कि अपना बोझ अवाम पर नहीं डालते, बल्कि आप कुछ बोझ अपने ऊपर भी लेते हैं। पहले 55 रुपये लीटर
बढ़ाया जिस पर आवाम बहुत परेशान थी, ठीक है। अभी इन्होंने 137 रुपये बढ़ा दिया है, तो ये तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल नाजायज़ है और गरीब आवाम के लिए तो बिल्कुल ही कुछ अलग ही उनके लिए नुकसान है। ठीक है, जंग लगी हुई है, लेकिन हमें अपने आवाम का भी तो सोचना चाहिए ना। 460 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, गरीब बंदा क्या करेगा? जो बंदा 20-25 हज़ार रुपया कमाता है महीने का, उसका काम ही बाइक का है, वो बंदा क्या करेगा? उसके सारे पैसे पेट्रोल में हैं, 3 बच्चे हैं, उसके घर में भूख है, फाके हो रहे हैं। हुकूमत ने जितने अच्छे काम किए थे, ये ईरान की जंग लगने के बाद उतना ही इन्होंने प्रेशर लेके पेट्रोल बढ़ा दिया। तो हाल बेहाल यहाँ पर आम जनता का पाकिस्तान में जिस तरह से कीमतें बढ़ी हैं तेल की। खबरों में आगे बात करें तो खबर आ रही है तमिलनाडु से। तमिलनाडु के लिए बीजेपी ने जारी की है अपनी पहली लिस्ट और बीजेपी ने 27 उम्मीदवारों का ऐलान यहाँ पर किया है। कोयम्बटूर से वंथी श्रीनिवासन को टिकट यहाँ पर दिया गया है। तो इस पद की चुनाव ब्रेकिंग जहाँ पर बीजेपी ने 27 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बात करें तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 की, यहाँ पर भाजपा ने जारी की है प्रत्याशियों की पहली सूची। कोयम्बटूर से वंथी श्रीनिवासन को टिकट यहां पर दिया गया है। 27 नामों का ऐलान यहां पर किया गया है। बीजेपी ने जारी की है अपनी पहली लिस्ट और जनता के बीच उतार दिए हैं अपने 27 उम्मीदवार। और आपको बता दें कि भाजपा ने डॉक्टर एल मुरुगन को भी अपना उम्मीदवार यहां पर बनाया है। कोयम्बटूर उत्तर से वांथी श्रीनिवासन मैदान में हैं, तो मुकाबला लगातार कड़ा होता हुआ यहां पर। और तमिलनाडु से इस पद की चुनाव ब्रेकिंग, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 राजनीतिक पारा लगातार बढ़ता हुआ। तमिलनाडु के लिए बीजेपी ने जारी की अपनी पहली लिस्ट और 27 उम्मीदवारों को इस पहली लिस्ट में जगह मिली है। 27 उम्मीदवारों का नामों का ऐलान यहां पर कर दिया गया है। भाजपा ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। मिड प्राइम में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। फिलहाल नमस्कार।